अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इनका तफसीली चेकअप कराया जाए। कुछ जो रिपोर्ट पेश की गई थी जेल हुकाम ने तैयार की थी, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर और दिल के कुछ मामलात जो हैं उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं थी, कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी, जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला मेरी नज़र में, मेरी राय में ये सामने आया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टरों का बोर्ड बनाया जाए सारे मामले पे, और जो बानी की बहन हैं डॉक्टर उज़्मा, जो पेशे से डॉक्टर हैं, चूँकि वो समझ सकती हैं, और डॉक्टर फैसल जो हैं जो उनके मुआलिज हैं, उनको इलाज में साथ रखा जाए। अब अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि हफ्ते में एक रोज़ जो है वो अहले खाना से मुलाकात कराई जाए। उन्होंने सारी जो मुलाकातों की तफसीलात हैं वो भी आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि 16 सितंबर तक जो है, जो आइंदा समात का दिन है, उस वक्त तक बानी जो है वो जेल उसमें रहेंगे, हॉस्पिटल के अंदर। अब जो बानी के वकला हैं और जो फैमिली है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, क्योंकि वो तमाम मामलात जिस पर एतराज़ था हुकूमत को कि सियासी बयानात नहीं देंगे ये, और मेडिकल रिपोर्ट को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस तरह की मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ जो हैं वो बानी की फैमिली ने करा दी हैं। और कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये जो है इनकी खिलाफ वर्जी की गई तो ये सहूलियात वापस भी ली जा सकती हैं। अब मामला ये है कि बहुत से लोग जो हैं, कोई इसको NRO कह रहा है, कोई इसको इस वक्त जो अदालत है उसकी तरफ से एक सेन फैसला करार दे रहा है। इंसानी हकूक़ पर ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके बुनियाद पर दिया जाने वाला फ़ैसला जो है उस पर मुख्तलिफ़ तरह की आरा सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो वेलकम कर रहे हैं इसे, यकीनन खुश हैं। हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी, उनका कहना है कि जी मिनवान अमल किया जाएगा इस हुक्म के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि हमारे जो एक सेनेटर हैं नून लीग के, उनका ये दावा है कि जी ये कोई फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब के या नवाज शरीफ की हुकूमत या एक्चुअली शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर कोई साजिश शुरू हो गई है। अगरचे के जो बैरिस्टर अकील हैं, जो वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने हमारे हम न्यूज़ में हमारी कुलीग हैं मोना आलम, उनके प्रोग्राम में ये बात 10 दिन पहले कह दी थी। पहले आप ये सुन लीजिए ताकि फिर मैं उसके ऊपर मज़ीद जो है वो बात को आगे बढ़ा सकूँ। ये क्लिप सुनिए। मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का एहतजाज होगा। मेरे ख्याल से उससे पहले शायद मुलाकातें भी हो जाएं और बाकी ऑल इज वेल की खबर आएगी, और मेरे ख्याल से कोई मामलात जो हैं वो बिल्कुल मामला फहम हो जाएंगे और इसमें कोई ऐसी जो है एहतजाज की नौबत। जी, तो नाजरीन आपने सुना बैरिस्टर अकील क्या कह रहे थे। अब इसके बाद यकीनन ये एक अदालती फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अपने शवाहिद, अपने चीज़ों को, अपनी जो उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसकी बुनियाद पर फैसले करती है। पहले ये आर्गूमेंट किया गया कि हुकूमत की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं या जो हुकूमती वकला हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं दी गई, लेकिन हुकूमती वकला ने इस पटिशन को रद्द करने की इस्तदा भी की थी और उनकी कोशिश ये थी, और इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है कि अगर मामला ये सियासी होना है तो वो नहीं होना चाहिए। जो एक प्रिजनर के जो राइट्स हैं उसको हर हाल में जो है उन्होंने जिसे कह लीजिए कि प्रिजर्व किया है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये 10 दिन पहले तय हो गया, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3-4 लोगों की मिली भगत है, कुछ नून लीग के लोग हैं, कुछ अदरवाइज़ ताकतवर इदारों के लोग हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, उन्होंने मिल के ये प्लान बनाया और ये किया है। क्यों किया है, इस वजह क्या थी। बहुत से लोग सूबाई मामलात के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि जो सूबों की जो 28वीं तरमीम जिसकी बात की जा रही है, 28वीं तरमीम की तफसीलात भी बहुत अजीब व गरीब हैं। उसमें कई सूबों की बात हो रही है, 32 तो नहीं लेकिन 18-20 सूबों की, जिसमें 4 पंजाब के, 4 KPK के, 2 बलोचिस्तान के, 3 सिंध के सूबों की बात आ रही है। फिर सदारती निज़ाम के ऊपर भी बात की जा रही है कि सदारती निज़ाम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक का एक निज़ाम जो है वो एक नए सिरे से इस पूरे निज़ाम के अंदर जो पार्लिमानी नहीं होगा, ये जो हमारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, यानी इस तरह की बहुत सी गुफ्तगू है जो इस वक्त मौजूद है, जो हो रही है, अंडर डिस्कशन है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं वो इस पर बात करेंगे, अपनी राय देंगे। गौस खान न्याजी साहब ने मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है, बैरिस्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शाहदाद फारूकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब्दुल्ला गुल भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, चेयरमैन हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान।
पाकिस्तान का। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपको मुबारक हो, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम यकीनन आज आपको दुरुस्त लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अदालतें जो हैं वो अब इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, क्योंकि ये फैसला यकीनन आपके हक़ में है, PTI के हक़ में है। जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जिसे कह लीजिए कि एक डिमांड थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहले तो आप बताएं कि आप फैसले से खुश हैं, अदालतों से खुश हैं, और दूसरा ये कि ये जो बात बैरिस्टर अकील ने 10 दिन पहले कह दी थी, तो इसका मतलब कहीं कुछ मामलात, कहीं पे कोई बातचीत भी हो रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच नौशाद साहब कि आपने आज अपने शो में गुफ्तगू का मौका दिया। गुजारिश ये है नौशाद साहब कि इस मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, उस आइन की रूह से एक रियासत के साथ मेरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उन फंडामेंटल राइट्स को मुझे निगेट किया जाएगा, उनको वायलेट किया जाएगा रियासत की तरफ से, तो मैं लामहला अदालत पे जाऊंगा। तो अदालत ने मेरे उन राइट्स को सेफ गार्ड करना है, मुझे प्रोटेक्शन देनी है। और आज अदालत ने वो चीज अपनी फैसले के अंदर लिखी भी कि किसी शख्स को जो है उसकी कैद का मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ किया जाए, या उसको उसके वकला के साथ जो है मुलाकात की इजाजत ना दी जाए, या फैमिली के साथ मुलाकात की इजाजत न दी जाए। मुझे बताएं, ये वो हकूक थे जो रियासत ने गारंटी किए हुए हैं मुझे आईने पाकिस्तान के तहत। मुझे तो अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। और आज अगर अदालत ने ये फैसला दिया है, देखिए ये फैसला आया है अपील स्टेज के ऊपर। पहले हमारी जो रिट थी, जो हमारी पिटीशन थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि जी शायद जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अब मेडिकल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस तरह के सीरियस कंसर्न इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से रखे गए, वो एक 75-76 साल के शख्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर 150/100 इसके अंदर कहा गया, जिसके अंदर उनकी एंजियोग्राफी तक एडवाइस कर दी गई। तो ये इस नहज तक तो बात आनी नहीं चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना फैसला लिखा और उसके अंदर जो उन्होंने वजूहात लिखी, तो ये वजूहात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 साल से बार बार इसके ऊपर जो है जोर दे रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत को खतरात लाक है। तो आज अगर ये फैसला आया है तो ये सरीहन आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है। अदालत ने आज रीइंडोर्स किया है अपना उस मामले को जिसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। मैं बेशक आज खुश हूं, लेकिन खुश ज्यादा इस बात पे हूं कि इस मुल्क के अंदर हकूक पासदारी और निगहबानी के लिए अदालत मौजूद है। लेकिन जब यही अदालत जब काजी फायज ईसा की अदालत थी और रात को 12 बजे मेरे बैट का सिंबल ले लिया जाता था, जिसके ऊपर इस पाकिस्तान के इलेक्शन को पूरी दुनिया ने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, पाकिस्तान के इदारों ने कहा, बैनुल अक़वामी इदारों ने कहा, तो मैंने उसके ऊपर तनकीद भी की और बेतहाशा तनकीद की। क्योंकि आज आपने देखा काजी फायज ईसा साहब का एक इंटरव्यू भी आया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं बाइख्तियार किस्म का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं था। तो मुझे तो जो मेरा नहीं, वो बहुत पुरानी वीडियो है, वो बलोचिस्तान से मुतल्लिक है, वो बहुत डिफरेंट वो है, वो आप उसको इसके साथ ना करें। काजी फायज से अगर जो भी मामला था वो अपनी जगह। मुझे ये बताइए कि खुश भी हैं अदालतें, अब काम भी कर रही हैं, आपने ये तस्लीम किया कि हाँ आइन और कानून के मुताबिक जो मामलात उसकी बालादस्ती कायम हो चुकी है इस फैसले के बाद, तो आप इससे एग्री करते हैं। मामला ये है कि जो यकीन दहानियाँ फैमिली ने और वकला ने कराई हैं, गौस साहब पहले मुझे ये बताइए कि ये बहुत सी गुफ्तगू है, क्योंकि बैरिस्टर अकील साहब ने 10 दिन पहले ये बात कह दी थी कि जो ये मैंने अभी क्लिप सुनाया भी है, मोना आलम हमारी कोलीग हैं हम न्यूज़ के अंदर, जिनके प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही, और ये बात उन्होंने 10 दिन पहले कह दी, और उसमें कहा कि बातचीत हो जाएगी, धरना या ये कोई जो लॉन्ग मार्च है ये नहीं होगा, कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं। अगर ये मामलात चल रहे थे और फिर अब ये जो रिलीफ आया है, फिर लोग इसको NRO का नाम दे रहे हैं, कोई जो है वो अपने हिसाब से आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, ज़रा को अंदर की कहानी थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को भी बताइए गौस साहब। देखिए जी, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि PTI जो है एक सियासी जमात बने और अपना बिहेवियर ठीक करे और सियासी जमात की तरह अपना बिहेवियर करे। और ये जो दोनों साथी और हुकूमत को कमजोर समझना या एस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाना या गाली गलौज करना, इस आदत को छोड़े तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब इसमें जब जो मुज़ाकरात चल रहे थे, इस किस्म की बात मुज़ाकरात हमारे काफी
जिस दिन से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि मुज़ाकरात हम करने को तैयार हैं, तो बैक टू डिप्लोमेसी के मुज़ाकरात होने चाहिए शुरू हो गए थे। और उसमें ज़ाहिर एक वो पीटीआई के साथ यही था कि खान साहब को रिलीफ दी जाए। यानी पीटीआई अब सियासी जमात के तौर पे आप उसे तस्लीम करते हैं, यानी उस बिहेवियर के बाद ही अल्टीमेटली कोई रिलीफ मिला होगा ना, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं? एग्जैक्टली उन्होंने बात की कि जी हमें ये आप गौर किससे मिलने गए थे कि वालदा की वफात पर हमारी हुकूमत गए थे। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए, चकसाई साहब से मुज़ाकरात हुए, ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। जी हमारी को आपसे दुश्मनी नहीं है, हम तो जमहूरी लोग हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीक़ों से ही मसाइल का हल निकाला जाए। तो अपना रवैया ठीक करें तो कोई हमें तो कोई आपसे कोई मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई, फिर जिसकी वजह से शकील साहब ने वो सारी बातें बताई उस वक्त, वो कह के बिल्कुल ऐसे नहीं हो गया। अभी ज़ाहिर है अब हुक्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और उन्हें पाबंदी लगाई है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा या कोई उसकी सेहत के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। अगर इन रूल्स को फुलफिल करेंगे तो यकीनन मजीद रिलीफ मिलेगा। और साहब अब तो छुट्टियां हैं, अगर फर्ज कीजिए रूल्स वायलेट होते हैं तो आपका क्या लाएअमल होगा? और ये जो सेनेटर नासिर साहब ने जो गुफ्तगू की है कि एक दफ़ा फिर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, क्योंकि सूबों की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम देख रहे थे कि मखसूस कॉर्नर से वो बात बार बार की जा रही, तो कितना ताल्लुक है इसका सूबों के मामलात से? यानी ये एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट की गई है नून लीग की हुकूमत के लिए। देखिए सूबों का मुतालबा ज़ाहिर है वो एक आए तो मोहसिन नकवी की तरफ से आए, और ज़ाहिर मोहसिन नकवी की जो बात के उसका मतलब जो होता है सबके सामने ये है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाना चाह रही है। तो देखो मैंने तो पहले भी कहा था कि मोहसिन नकवी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है और पार्लियामेंटेरियन है, वो मिनिस्टर हैं, वो कौमी असम्बली में भी बात कर सकते हैं और सेनेट में भी बात कर सकते हैं। एक ताजरों की मीटिंग में बात करने के बाद फिर एक भाम सा फैल गया कि शायद पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, कोई फॉरम है और जिम्मेदार बंदे हैं, वजीर दाखिला है और ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये सारे आप एक ले मैन ने इसको बड़े अजीब तरीके से देखा। तो अभी देखो अब सूबे भी बनाने हैं, इंतजामी यूनिट भी बनाने हैं, तो उसके लिए पहली ये बात होती है कि जो सूबा होता है वो पहले अपना टूथ हम जैसे करारदाद पास करता है। अब कल सिंध वाले ने तो ऐलान कह दिया कि हम कोई सूबा कोई हमारी तरफ सिंध बनाने को सोचे भी नहीं जी, कोई सिंध बना मजीद सिंध के मजीद सूबे बनाने के कोई सोचे भी नहीं। तो जब तक वो कौमी सूबाई असम्बली बिल पास नहीं करेगी आगे के तो काम नहीं चलेगा। अब अलबत्ता पंजाब असम्बली में चूंकि बिल पास किए हुआ है और 2-4 साल पहले आप पता नहीं उसकी वैलिडिटी क्या है, क्योंकि वो तो 10-12 साल पहले ऐसा मुमकिन है कि सिंध ना करे और पंजाब जो है वो सूबे बना दे? देखो पंजाब में भी इस पे ने हमारी पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हुई, हुकूमत में या असम्बली में बिल दोबारा मेरे ख्याल में पेश होगा। ठीक, अब वो क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। ठीक, और दोबारा शायद सूबे बनाने के लिए पास करने पड़ेगा, फिर आएगा पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन होगी और उसके बाद जाके सूबे बनेंगे। ठीक, तो एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग डिस्कशन होती है, जिस 18वीं तरमीम हुई थी तो तकरीबन 9-10 बजे जो है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपसे करता हूँ, मैं जरा चाह रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब को भी इस बहस में शामिल किया। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत सी डिस्कशन है सूबों से मुतल्लिक के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, सियासी जमातें नहीं बनने, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी नहीं जाती। उस सिचुएशन के बाद यहाँ मुज़ाकरात की बात भी हुई, बैरिस्टर अकील ने हमने अभी क्लिप सुनवाया, 10 दिन पहले कह दिया कि जी किसी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मामलात पहले ही तय हो जाएंगे। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि अभी गौस साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात तो हमारे हो रहे थे, चीज़ें तय हुई हैं, कुछ चीज़ें तय हुई हैं और वो ये कहते हैं कि सियासी जमात की तरह बिहेव करेंगे। ये जो अब जो NRO दिया गया है, नहीं दिया गया, या जो भी डेवलपमेंट हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है? क्योंकि सेनेटर जो नासिर साहब हैं, जो बहुत करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि एक दफ़ा फिर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम पैनल को और नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है
एक सूबे की ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, तभी इस को पजीराई मिल रही है। पिछले 2-3 साल से मुस्तकिल तौर पर मियां आमिर साहब मेरे ख्याल में लगे हुए हैं इस मामलात के ऊपर। SDPI का जिस सेमिनार के अंदर ये सारी बातें हुई, मैं भी उसमें मौजूद था, और तमाम जो वहाँ पार्टीज बैठी थी जिन्होंने माजी में रूल किया या मौजूदा रूल कर रही हैं, उन तमाम ने इस बात से तो इत्तफाक राय किया कि सूबे मजीद बनना चाहिए, गवर्नेंस के इशूज के ऊपर भी बात की। लेकिन हाउएवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो कुछ आईनी तौर पे और वो कानूनी तौर के ऊपर बातचीत थी, लेकिन उसका मुतबादल किसी ने नहीं पेश किया। कोई भी वहाँ ये नहीं कह सका कि ये बात गलत है या ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, जो फ्रिंजेस पे बैठे हुए हैं, दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, सूबाई दारुल हुकूमत तक आने में बहुत तकलीफ होती है, और पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे मॉडल मौजूद हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नेंस के इशूज अपनी जगह खड़े हैं। 224 अरब रुपए की अभी 5 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल की, उसके अंदर जो है करप्शन और बेज़ाब्तियाँ आई हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। तो वो कोई आपके तो नहीं कोई अकाउंट था या मेरा अकाउंट नहीं था, इंडिविजुअल अकाउंट्स पे तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट की करप्शन के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट के इदारों में ही उन्होंने चेक किया होगा, तो उन्होंने इंडिकेट क्यों नहीं किया कि कौन से इदारे थे और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। करप्शन का कहा गया वो तो बेज़ाब्तियां और करप्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। ये अमूमन ऑडिटर जनरल के जो पैराज लगते हैं ये बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक होते हैं, जो बाद में क्लियर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सबमिशन का मामला होता है, या वो ऑडिटर की जो जुबान होती है, या वो जो चाह रहे होते हैं उस ये हमको 30 साल से ये सुनते आ रहे हैं। इस किस्म की बेज़ाब्तियां एक अलग डिबेट है, करप्शन और बात है। नहीं, बेज़ाब्तियाँ एक्चुअली करप्शन का एक बेटर नाम है, इज्जतदाराना नाम, वो बेज़ाब्तियाँ हैं। बहरहाल क्या नहीं होती कोई करप्शन? पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, तो फिर पता नहीं। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं कह रहा हूं उन्होंने बेज़ाब्तगी का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया तो वो हम चूंकि सुनते हैं, हम देखते रहे कि बेज़ाब्तियों की बात आती है, फिर वो पैरा ठीक भी होते हैं। मैडम और मुजरिम वाला चक्कर है ना जी। बात तो ये है, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वाला इसको छोड़ दें, हम आगे चलते हैं। तो सूबों के एक इशू तो है अब, लेकिन मेरा वहां सवाल ये था कि भाई अगर ये आप सब इसको तस्लीम कर रहे हैं, रूल करते आए हैं, तो आप लोगों ने इस सिलसिले में कितनी आपने काविशें की, आपने कितना प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाउएवर मेरा ख्याल है कि जब आप बात करेंगे उल्टी गिनती, बात तो गिनती होती है, वो सीधी गिनी जाए या उल्टी गिनी जाए, फिर अगले भी लोग गिनते हैं, वो दांत भी गिनते हैं लोग, और फिर वो गिनती भी गिनते हैं। गिनती कहीं ना कहीं तो खत्म होती है, फिर वो मोहसिन नकवी साहब पता नहीं क्यों मुझे याद आ जाते हैं, वो निज़ाम के खात्मे की भी बात कर देते हैं। साथ ही साथ फिर हम अचानक देखते हैं कि जो चेयरमैन PTI हैं बानी, वो भी उनके हवाले से एक अच्छी बात है सामने आती है। लेकिन सिविल अस्पताल के अंदर लाना, गवर्नमेंटल अस्पताल जो होते हैं, पहली बात यह है कि पिम्स एक अच्छा अस्पताल है, मुझे पता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये उनका इस्तेहकाक है, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को या वहाँ के लोगों को आप रोक पाएंगे? क्या वहाँ से बातें लीक्स नहीं होंगी? क्या वहाँ वो के अदालत ने ये भी कहा कि जी वहाँ सियासी अखट या कोई ना किया जाए, लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि अगर ये किया जाए तो फिर उसके बदले में अदालत क्या करेगी। नहीं, अदालत ने कहा है कि सहूलियात हम दे रहे हैं ये वापस ले ली जाएंगी। जी, सहूलियात वापस ले ली जाएंगी ना जी, लेकिन वो सारा काम जो अभी देखे ना, आप खुद सोचे ना कि नौशाद साहब कि जब आप जाते हैं, एक छोटी सी पहले वो तस्वीर वायरल हो गई थी उनकी, उन्होंने वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे वगैरह वगैरह, तो मीन्स के इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है अगर वो एक शख्स है, कौन सा कोई टेररिस्ट है भाई जिसको आदमी को इतना आप 7 पर्दों में छुपा के रखा हुआ है। मकसद ये है कि आप उसको आने दें, उसका एक राइट है, उसको अगर अपने नॉलेज है उसका, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पिम्स में भी हो सकती थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि अमूमन जो जितने भी इस किस्म के असीरान होते हैं उनको गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में ही लिया जाता है, ना कि प्राइवेट अस्पतालों में सबको इजाजत नहीं। यही तो डबल स्टैंडर्ड हमारे अदलिया के हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर तो मेरे ख्याल फैमिली ने कहा कि हम जो है वो पैसे यानी उसके अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, आप उनको वहां जाने दें, तो शायद मेरा ख्याल इस वजह से किया होगा अदालत ने।
हाँ नहीं, वो तो सही है, लेकिन बहुत सारी और फैमिलीज भी हैं नौशाद साहब जो कहती हैं कि जी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन क्या उनको इजाजत दी जाती है? मीन्स के मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ कोई बानी चेयरमैन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। सब यानी कि ये कानूनी हक आम कैदी को भी मिलना चाहिए और वीवीआईपी कैदी को भी मिलना चाहिए। कैदी तो कैदी होता है, बहरहाल मतलब वो वीआईपी और क्या दूसरा, लेकिन इवेंचुअली देखिए मकसद ये है कि जब ये हिंड्रेंस डालेंगे, जब ये प्रॉब्लम्स डालेंगे, जब 2/3 अक्सरियत के लिए जब वोटिंग होगी तो उस टाइम पे ये वोट नहीं डालेंगे, फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। ठीक है। अब शाहजाद फारूकी साहब, अब कुछ गुंजल भी बन गए हैं, कुछ गुंजल खुल गए हैं। यानी जो हमें गौस साहब ने बता दिया कि जी मुज़ाकरात तो हो रहे थे, बातचीत चल रही थी, चीज़ें तय भी हुई थी। अब तय होने के बाद जो अगला पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उसके बाद ये अगर रिलीफ सामने आता है वो भी अपनी जगह है, लेकिन सेनेटर जो नासिर साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि जी नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। ये सूबे भी सदारती निज़ाम की भी आज से सोशल मीडिया पे डिबेट मैंने दोबारा देखी है, बड़ी जनरेट हुई है। अब उनका तो पूरा स्ट्रक्चर बताया कि कैसे सदारती निज़ाम यहाँ पे राइज होगा जो लोकल गवर्नमेंट तक जाएगा। यानी ये टीयर्स बीच में से जो CMs होंगे वो काबीना के मेंबर होंगे, वो खुद बहुत इलेक्ट होकर वहाँ आ जाएंगे, मेयर डायरेक्ट होंगे। यानी एक पूरा निज़ाम जो है उसका ढांचा दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी वो आखिर किसी वजह से ही आ रहा होगा। ये क्या है इस्लामाबाद में हो रहा? आप तो वहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? असल में पार्लिमानी निज़ाम को जो है खुदाफिज कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आप इतने मासूम हैं नहीं जितने आप बनने की कोशिश करते हैं। आपके लिहाज से तो मासूम ही हूँ शाहजाद साहब। दूसरी बात ये है कि अभी जो जिस नुक्ते पर हम इस वक्त तवज्जो मरकूज किए हुए हैं जी, उसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि जब मुस्लिम लीग नून की एक मुफाहमत हुई उस वक़्त की मुक़्तदरा के साथ, तो उससे पहले मरियम नवाज का ट्विटर भी बंद हो गया, उसके सख्त बयानात भी बंद हो गए और एक दरमियान में एक खामोशी का पीरियड था। उसके बाद चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई और जिसके नतीजे में फिर पिछले 4 साल से अब ये हुकूमत आपके सामने है। ठीक, तो अभी लगता है तारीख एक मरतबा फिर अपने आप को दोहरा रही है। वो ट्विटर भी खामोश है, बयानात का सिलसिला चाहे जिस सूरत में भी बंद किया गया है। अब देखिए, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये प्री प्लान है, ये पाबंदी जो है कि कोई चीज़ बाहर नहीं जाने देनी, ताकि यूं लगे कि जैसे अपना बानी जो हैं उनको रोका जा रहा है, वगरना वो ना रुकते, और उनकी जो इंटेग्रिटी है इस हवाले से कि वो सुलह नहीं कर रहे या वो शराइत मान नहीं रहे या वो कोई NRO वाली जो बात है वो उस तरह की कैफियत ना लगे। तो ये सारी चीजें तो जाहिर है कि हमने पहले भी देख रखी हैं और आगे भी देखते रहेंगे। ये जो आपने सूबों की बात की और ये जो इस मामले को जोड़ने की कोशिश हो रही है, देखिए मुझे तो बहुत हद तक ये मामला इसी तरह लगता है कि आप मौत दिखाकर बुखार पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला वही है, वो जो NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा है 57%, एक इशू वो है और एक इशू जो है वो नहरों के निकालने और नहरी पानी की तकसीम का मामला है। ये 2 मामले आपको सरेंडर करना होंगे, इसके बगैर जो है वो कहानी आगे नहीं चलेगी। फिर सूबे भी नए बन जाएंगे। फिर आपने इमरान खान की सूरत में मौत आपको दिखा दी गई है कि ये भाई अस्पताल तक तो आ गया है, अब अस्पताल से आगे भी आ सकता है। अच्छा, ये है इस मामले का एक पहलू। दूसरा वो पहलू है जो बैरिस्टर साहब ने अपने शुरू में जो फरमाया, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि वो मीर का एक शेर है कि मीर क्या सादे हैं कि बीमार हुए जिसके सबब आपको वो आप बता रहे हैं मुझे कि वो जी इमरानी मुआहदा है और वो फलाना है, और भाईजान यही केस अगर कभी वो दूसरी अदालत में चला जाता ना, वो जो आईनी अदालत है, तो फिर मैं आपसे पूछता कि आपका क्या इसका फैसला क्या आता है और आपके हाथ में क्या आता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो इन मामलात को समझने वाले लोग हैं, और मेरे अपने ज़हन में ये ख्याल मौजूद था, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको जरा समझिएगा। जब जस्टिस शाहिद वहीद सरबराही में ये बेंच बनाया गया, तो शाहिद वहीद की एक रेपुटेशन है, उनके माजी के जो फैसले हैं उनको भी आप मद्देनजर रखिए। वो फौजदारी के बहुत तगड़े, बहुत समझदार जज हैं। इसी तरह से जो जस्टिस इब्राहिम हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट से
उनको लाया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट में उनको ऊपर लाया गया है। एक जस्टिस नईम अफगान हैं, लेकिन वो भी फौजदारी मामलात के ही जज हैं। और ये इनकी खुशकिस्मती है कि अभी तक चूंकि फौजदारी मामलात, जमानत और इस तरह के जो तौहीन अदालत के मामलात हैं वो सादी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो लाचिस पारी वाली में नहीं जाते, सॉरी माफ कीजिएगा, आईनी अदालत में नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये है कि इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यहाँ से कोई रिलीफ का पहलू निकलेगा। और इसमें दूसरी अहम बात जो गौर करने वाली है, तो फिर वही बात हुई ना कि वहां पे चीजें कुछ तय हुई, उसके बाद ही वो, चूंकि अब देखे ना गौस साहब ने ये तस्लीम किया। मैं तरफ आ रहा हूँ, देखिए पहले आप सवाल करते हैं कि हमें कहानी बताइए, जब हम कहानी बताते हैं तो फिर आप टोक देते हैं। अच्छा, तो ये है कि 15 सितंबर तक उनको रखा है वहां पे जी, ये इस फैसले में ये लिखा गया है। अच्छा, और इसमें ये भी लिखा गया है कि ये पार्शली हर्ड है। इसका मतलब ये है कि अब इसको फर्दर जो अगर कभी सुनना है तो फिर इसी बेंच ने सुनना है। अब चीफ जस्टिस साहब चाहें भी तो ये बेंच तब्दील नहीं कर सकते। इसमें आज के जो मामलात हैं उसमें एक चीज काबिल गौर जो मुझे लगी कि पहले ये बैरिस्टर साहब ने शायद, मेरा ख्याल है वो गौर नहीं किया कि वो जो हाई कोर्ट वाली दरखास्तें जो खारिज हुई हैं वो इसी मौजू पर 20 से ज्यादा है। वो कोई एक दरखास्त नहीं थी, 2 दरखास्तें नहीं थी, वो 20, 22, 24 थी, जो कि भैया की जुम्बश कलम ऐसे ही एक फैसले में सारी की सारी उन्होंने फारिग कर दी कि तौहीन अदालत नहीं हुई। तो इसकी अपील में ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हुए हैं जी। और आज पहले जज साहबान ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि चूंकि ये तौहीन अदालत का मामला था और नोटिस जो हैं वो जेल हुकाम को और बाकी लोगों को भी इस हवाले से जारी किए गए थे, तो किधर है वो जेल हुकाम? तो वो तो नहीं आए थे। तो इसका मतलब ये है कि जेल हुकाम को उन्होंने कहा कि इनको शोकाज नोटिस जारी किया जाए, ये वजह करना सिर्फ इस बात पे कि वो पेश नहीं हुए थे, अगली दफा उनको सजा सुनाई जा सकती थी, लेकिन इस फैसले में उसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि उससे अब सरफे नजर किया जाएगा, जो पीछे हो गया सो हो गया, अब हम नए राहों के राही हैं और ये अगले 15 सितंबर तक के दिनों में बाकी मामला तय होंगे कि ये जो अच्छे बच्चे बन के रहने का अमल है वो अगर जारी रहा तो हो सकता है वो यहीं रहें या बनी गाला की तरफ मूव कर जाएं, और अगर अच्छे बच्चे ना बने, बाकी शराइत को उस तरह से अमाना सदकना ना कहा, तो फिर वापस भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये हमने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का वो जो एक मशहूर ज़माना एक फिक्रा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो ये हमारी वही सियासत है जिसके सीने में दिल नहीं है, इसके बावजूद ये भागती दौड़ती फिर रही है। आने वाले दिनों में हमें मजीद। ठीक है शाहजाद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आपके इस सवाल, ये जो आपने बात कही है, इस पर बैरिस्टर साहब से इसका जवाब लेंगे कि 15 सितंबर तक किस तरह से बिहेव करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी बुनियाद पर ही आगे मामलात होंगे, वरना वापसी भी हो सकती है। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले शाहजाद फारूकी साहब से जो बात हो रही थी वो कह रहे थे कि अब देखा यह जाएगा कि 15 सितंबर तक का जो वक्त है, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान कैसे बिहेव करते हैं, उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौहर हों, वो कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि जिससे मामलात हुकूमत के और उनके दरमियान कोई ख़राबी पैदा हो। तो यकीनन कोई एक तरह से जिस तरह गौस साहब ने कहा कि कुछ बातचीत तय हुई, उस पर अमल करके दिखाया, फिर कोई बेहतरी आई, या बेंच जिस तरह से जो भी बात शाहजाद साहब ने किया। मामला ये है बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आज तो नौरीन नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई, पौन घंटा तकरीबन जारी रही, उन्होंने बाहर आके कोई बात नहीं की, लेकिन ये जो मीडिया से बात ना करना या वहाँ पर नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना, क्योंकि कारकुनान इतने मुनज़्ज़म नहीं होते, तो आपको लगता है कि ये क्योंकि पार्टी भी इस वक्त आपको पता है उसमें ग्रुप्स भी हैं, ग्रुपिंग भी है, पार्टी इस तरह से इस मामले को संभाल लेगी? जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, अब भी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर है कि फिर जिस तरह शाहजाद साहब कहते हैं कि अगर बीवे बच्चे वाला मामला ना हुआ तो फिर वापसी भी हो सकती है। नौशाद साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी बात फारूकी साहब के जो उन्होंने बात की उस हवाले से करूंगा और फिर आपके इस बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, फारूकी साहब तजजियाकार हैं और जिस तरह की उन्होंने अपनी ओपिनियन दी, बिल्कुल एहतराम है उस ओपिनियन का, और पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है। अगर दोनों जमातों को देख लें जिस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, तो ये हमेशा डील के नतीजे के अंदर या किसी कॉम्प्रोमाइज करके बैरून मुल्क भी गए, सेल्फ एग्जाइल के अंदर भी गए, और पाकिस्तान की तारीख तो इस चीज से भरी पड़ी है
लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये कड़ा वक्त आया, और ये तो बात 2019 से स्टार्ट हो गई, जब आपने देखा कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने 2019 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल करने का जो है वो शुरुआत कर दी थी, और 2022 के अंदर वो आखिरकार जो है चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और उसके बाद यही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते थे कि ये 10 दिन जेल में नहीं निकाल सकता। तो आज 3 साल इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर गुजार के, और वो 3 साल इसलिए नहीं गुजारे कि वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किसी किस्म की डील कर लेंगे। आज जो पाकिस्तान की अवाम का दिल उनके साथ धड़कता है, आज जो पाकिस्तान की अवाम इतनी कंसर्न है अपने लीडर के लिए, तो उसको वो इस बात के मुतहम्मिल इमरान खान साहब तो हो ही नहीं सकते कि वो किसी डील के नतीजे में, या जो उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड्स लिए हुए हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, जो 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की बात करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर रिमाइंड बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता, माजरत चाहता हूं, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता अगर कंसर्न इतने होते कि 10,000 अडयाला जेल के बाहर बार बार अपीलों के बावजूद आ जाते और उसके नतीजे में कुछ हुआ होता तो मैं आपकी बात जरूर तस्लीम कर लेता। बहरहाल आप बात जारी रखिए। नौशाद साहब, मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा सर। देखें, एक रियासती जबर हमेशा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। क्या प्रिजन वैन जो है अडयाला के बाहर नहीं खड़ी होती थी? क्या बैरिकेड्स नहीं लगते थे? क्या वहां पे प्रिजन वैन्स के अंदर लोगों को भर भर के नहीं फेंका जाता था दूर दराज के इलाकों के अंदर? क्या जिस दिन मुलाकात का वक्त होता तो उससे पहले चादर और चार दीवारी की पामाली जो है नहीं होती थी? क्या एमपीएस एमएनएस को गिरफ्तार नहीं किया गया? 5 अगस्त को ले लें, 7 एमपीएस ऐवान अदल के सामने से उठाए गए पंजाब असेंबली के, जिनको बाद में रिलीज किया गया। तो ये ना करें। अगर आप माहौल उस तरह का बनाएंगे जिसके अंदर सियासत सही मानों के अंदर चल सके, तो फिर ये मामला जो है कुछ और होता। लेकिन अब दूसरी तरफ आता हूं, जो आपने बात की, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, पार्टी तंजीम के अहदेदारान हैं, चेयरमैन से लेकर वर्कर तक, उनकी सबसे बड़ी जो कंसर्न थी वो इमरान खान साहब की सेहत है। सेहत के आगे कोई चीज नहीं थी। इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल ये कहा कि हम इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, और ये अपील भी की वर्कर्स के साथ कि आप लोग जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी हमने बिल्कुल बजावरी करनी है और उनकी वायलेशन नहीं होगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जिसकी तरबियत इमरान खान साहब ने की, आप देखिएगा बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके के साथ रहेंगे, और जो आपस के हमारे डिफरेंसेस हैं वो आपसी इख्तिलाफ राय तो हो सकता है विद इन द पार्टी, लेकिन इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब को इंसाफ के हवाले से पूरी पार्टी मुनज़्ज़म है। और आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उन असूलों के ऊपर जो इमरान खान साहब ने पहले वज़ा कर दिए। जब हमने पहले हुकूमत के साथ बात हुई, जब आपको याद होगा कि अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अशरफ साहब ने कहा, तो 4 पॉइंट से उनके अंदर इमरान खान की रिहाई नहीं थी। उसके अंदर था आइन और कानून की बालादस्ती, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की वापसी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये 4 थे, और 7 ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है। इसके अलावा तो हमारी डिमांड ही कोई नहीं थी। आज अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इशू बना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया, इन्हीं के डॉक्टर्स थे, हुकूमत वक्त के डॉक्टर्स हैं, हमारे पर्सनल डॉक्टर की तो ओपिनियन नहीं थी, तो उसके ऊपर क्या ये जो अदालतें हैं, ये इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता वहां पे किसी मिसहैप होने का इंतजार करने देती कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंजियोग्राफी एडवाइस कर दी गई है। ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रिजनर्स के साथ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये हर कैदी का हक है और वो उसके बुनियादी हकूक तो हर सूरत में दिए जाने चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, MPs अरेस्ट हो गए, MNAs अरेस्ट हो गए, ये हम नून लीग के दौर में भी देखते थे, उससे पहले हमने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अताब देखा, नून लीग पे भी देखा। ये तो हमारी यहाँ की वो है जो हम देखते आए हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो गुफ्तगू है समहाउ, ये हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मुनज़्ज़म होने की बात की जाती है, क्योंकि पार्टी के अंदर हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासी बदनज़मी भी आ जाती है और बाज़ औक़ात एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये गुफ्तगू भी होती है, और फिर पार्टी अमली तौर पर भी चीज़ों को जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो करते हुए नजर। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से बिहेव करेगी जिस तरह की फारूकी साहब ने कहा कि बीबा बच्चा बन के रहे कि ताकि आगे के मामलात बेहतर हों? नहीं, फारूकी साहब ने तो एक वो बात कही है ना जो कि होनी चाहिए कि भाई उन्होंने एश्योरेंसेस, लेकिन आपको याद है कि पहले भी
जब 9 मई से पहले और 9 मई के बाद के जो वाकयात थे उसमें कुछ लोगों की मुलाकातें तो हुई थी, लेकिन फिर वो इतने नॉन सीरियस थे कि आते ही मीडिया के ऊपर जुबान खोल दी थी। कुछ लोगों को तो मैंने ही मिलवाया था, सच्ची जो बात है। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह है कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच इमेच्योर रिएक्शन फ्रॉम देम कि वो आके शाम को मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर देंगे कि हम फलाने से मिले। बहरहाल क्योंकि एक डिसिप्लिन तो मौजूद नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी में नहीं है, तहरीक इंसाफ में ज़रा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है, उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बहुत मजबूत बना लिया है, और अगर वो अब इससे फिरेंगे तो उनकी कोई जगह नहीं रह जाएगी। जो थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट अवाम में है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि अगर अडियाला के सामने 25,000 आदमी आ जाता तो जेल की दीवारें इतनी मजबूत न साबित होती। इसका मतलब यह है कि इतने अवाम है नहीं ना, जितना मकसद यह है कि आपने सोहेल अफरीदी साहब कराची के दौरे पे भी गए, उन्होंने पंजाब का दौरा भी किया, लेकिन फिर उनको वो उस अंदाज में इस्तेहकाम नहीं बख्शा गया, ना इस तरह से मिला। नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ सूबे के अपने भी मसाइल हैं, और हकीकत में नज़र ये आ रहा है कि इस तमाम को एक पॉलिटिक्स के अंदाज में देखा जा रहा है। और पॉलिटिक्स के बाद मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप 28वीं तरमीम ले आएंगे, फिर उसके अंदर जो सुकम होंगे आप 29वीं ले आएंगे, लेकिन तब तक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी की विंडो आपके लिए अब खुली है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, ये ज़्यादा देर आपके पास नहीं रहेगी। और इस दौरान में अगर हम यही खेल तमाशे करते रहे और हमने कहा कि कोई नहीं टाइम गुजार लो, तो ये नहीं होगा। अब आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हमें सीरियस होके इस निज़ाम के हवाले से बात करनी होगी। इसके अंदर चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे कोई और है, आप देख लें कि कोई गवर्नेंस तो है ही नहीं, किसी सूबे में भी नहीं है, और ना ही कश्मीर के हालात कोई बहुत अच्छे हैं। और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके अंदर आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों के साथ कैसे हवा जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है कि इस टाइम पे हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, और इंटरनेशनल दुनिया ने आपको बता दिया है कि बाबा आप अपने मामलात को, इंटरनल मामलात को सुधार लें। जो भी आपने फैसला करना है, चाहे आपने कोई भी गवर्नेंस मॉडल लेना है, आप अभी हाइब्रिड का ही निज़ाम देख लें। अगर हाइब्रिड का निज़ाम इतना कामयाब हो रहा होता तो क्या नकवी साहब इसके ऊपर बात करते और फिर इस सिस्टम से इनहराफ करते? तो ऐसा तो नहीं होता। मकसद ये है अब्दुल्ला गुल साहब एक माजरत के साथ यहीं पे ये हाइब्रिड निज़ाम की अगर ये भी नाकाम हो रहा है तो फिर जो बनाने वाले हैं वो किस मुंह से कोई और निज़ाम या किसी और चीज़ की बात करेंगे या किसी और ऑप्शन की बात करेंगे, और क्या गारंटी होगी कि वो कामयाब होगा? क्योंकि सदारती निज़ाम तो हमने पहले भी देखा, चाइनीज़ मॉडल के चक्कर में हमने पहले भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, हम बादशाहत सऊदी अरब के निज़ाम के चक्कर में भी हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये गारंटी किसी के पास नहीं है कि अगर ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा या ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं चल रहा तो फिर कौन सा निज़ाम चलेगा? नहीं चल रहा ना जी, मसला यही है। वो आपने अदालत की बात कर ली कि आईनी अदालत की और आम अदालत की। आम अदालत के अंदर तो आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलता, जबकि मसला तो आम अदालत का होना चाहिए। दूसरा जो आपने हाइब्रिड का कहा, हाइब्रिड का निज़ाम नहीं चल रहा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो फिर क्या अब हाथ पैर बांध के छोड़ दें आप इसको जैसे भी है? नहीं, अब तब्दीली लाएंगे, जो मर्जी करेंगे। उस तब्दीली के अंदर कभी आपको नाकामी, कभी आपको कामयाबी मिलती रहती है, और आवाम की भी राय यही है। आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया था कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, तो वो इतना ज़बान ज़द-ए-आम क्यों हुआ? अगर तो आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मालूम है कि स्टोरी और 2, 4, 5 घंटे, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा किल हो जाती है। ये इतने हफ्तों क्यों चल रही है? इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी में जान है, आवाम को इसका पज़िराई मिल रही है। यही वजह है कि आपको हाइब्रिड अगर नहीं चला कोई बात नहीं, अब आपको दूसरा निज़ाम चलेगा तो ज़रूर, नया निज़ाम तो आ रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये जनाब शाहजाद साहब 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये तो अब ज़ेर बहस है ही नहीं, अब तो 28वीं की बात हो रही है। मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, अब आपको ज़रूर इस पर बात करनी पड़ेगी। हंच मेरा ये है, जो मैंने अब्दुल्ला गुल साहब के सामने भी रखा, कि वो तो कहते हैं जी निज़ाम तो तब्दील होगा। अब मसला ये है कि निज़ाम तो तब्दील हो जाएगा, ऐसे वक्त में जब अब्दुल्ला गुल साहब ख़ुद कहते हैं कि जी इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड ये देख रही है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात कैसे हैं,
ऐसे मामलात के अंदर आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में है, नून लीग उसके निज़ाम के हक़ में है, वो सदारती निज़ाम के हक़ में नहीं है। और प्लस ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त डेवलप करने की कोशिश की जाए सदारती निज़ाम की या किसी और निज़ाम की, तो ये जो है इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है? अच्छा, ये जो सिस्टम की तब्दीली की बात है, तो आपने खुद भी कहा कि हमने तकरीबन सारे तजर्बे कर लिए हैं। हमने सदर अयूब का सदारती निज़ाम भी देखा है, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत भी देखी है, हमने गैर जमाती इंतखाबात भी करवाए और मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत भी हमने देखी। उसके बाद हमने परवेज़ मुशर्रफ का चीफ एग्जीक्यूटिव का दौर भी देख लिया, फिर हमने जमहूरियत का एक दौर देखा, फिर हमने जिसको अब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं 2018 से ऑनवर्ड, पहले एक हाइब्रिड निज़ाम था, अब हाइब्रिड प्लस हो गया है। तो आपकी कहानी कहीं पहुंच नहीं रही, तो आप क्यों ना ड्राइंग की तरफ वापस चले जाएं और फिर से देखें कि आखिर हमारे यहाँ गलती है कहाँ। मसला ये नहीं है, ये जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि इंतजामी यूनिट बनाने चाहिए, सूबे ज्यादा होने चाहिए, तो भाई ये तो मुक्तदरा का शुरू से ये उनके पास 6, 7, 8 फाइलें हर वक्त पड़ी होती हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एक फाइल को आगे किया जाता है तो 4 पीछे चली जाती हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तो हम मट्टी झाड़ के फिर उसको निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम जिस निज़ाम के तहत लोगों को इस सिस्टम को चलाने के लिए सिलेक्ट करते हैं या मुंतखब करते हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं है। हम ठीक लोगों को आगे नहीं ला रहे। हमें लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें ये देखना होगा कि हमने ब्यूरोक्रेसी कैसे बनाई है, इसमें उनके पास जो इख्तियारात हैं वो किस किस्म के हैं। सियासत हो, जमहूरियत हो, दुनिया का कोई भी निज़ाम हुकूमत हो, उसका पहला और आखिरी मतलब यही है कि लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। यहाँ अजाब ये है कि जो आदमी चपरासी भी भर्ती होता है, उसकी पहली कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि वो सिस्टम के लूप होल से फ़ायदा उठा के मेरी तेरी जेब काट ले, कहीं ना कहीं से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। तो हमें ये सोचना है कि ये सारे लोग जो हम जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब करते हैं, जिस तरह से हम अपने अरकान असम्बली का इंतखाब करते, मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान में अरकान असम्बली की तनख्वाह पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है तो क्यों है भाई? सबसे ज्यादा कर्जा भी हमारे ऊपर है, सबसे ज्यादा मुसीबत में भी हम ही नजर आते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे कम हमारे हैं। आखिर हमें किस चीज का खुमार है? हम क्यों ये कर्ज की मैं पीकर तो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं? मुझे सिंपली वो गुलाम मोहम्मद कासर कभी कभी याद आते हैं कि वो कहते थे कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तो भाई ये जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, अगर ये भी नाकाम हो गया, सदारती भी देख लिया, पार्लिमानी भी देख लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव भी देख लिया, गैर जमाती भी देख लिया, आप वो देखिए, आप अगर अपनी जंबील में से कोई नया ट्रिक निकाल के 2-4 दिनों के लिए लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, मसाइल का हल नहीं होगा। इसके लिए आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के ये सोचना होगा, आपको सारे का सारा ओवरऑल करना है। आपको ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे सिस्टम में आएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि पुलिस अफसरान कैसे आएंगे, इनके इख्तियारात क्या होंगे, बल्दियाती निजाम कैसा होगा, सूबाई निजाम कैसा होगा। ये एक बड़ा लंबा काम है। और बैरिस्टर साहब, मैं आपको आपकी खिदमत में 2 फिक्रे कह दूं। बैरिस्टर साहब, मेरे नजदीक डील करना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली मुश्किल के वक्त लीडर का काम है दीवार के पार देखना और उस नामुमकिन में से मुमकिन का रास्ता निकालना। और इसमें ना तो मुझे कोई शर्मिंदगी नजर आती है और ना कोई बुरी बात नजर आती है, बल्कि ट्रंप तो कहता है कि मैं तो डील करने का माहिर हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजाद फारूकी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और गौस खान नियाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी निज़ाम हो, चाहे पार्लिमानी हो या कोई भी हो, या वो जो फाइलों में पड़ा है या किसी के जहन में, किसी के दिल में जो ख्वाहिशात हैं, कुछ भी हो, असल में ये ड्राइव होता है अवाम के लिए।
अवाम के लिए जो निज़ाम बनता है वो अवाम के ज़रिए अगर बनाया जाए तो ही कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ ख्वाहिशात के ऊपर जैसे घरौंदे खड़े करने का कोई नुकसान नहीं है। पानी की एक लहर जो है उस तरह के रेत के कच्चे घरौंदे बहा ले जाती है। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।